and need for law. This is first chapter of politics, and this is my fifth video in this chapter. Student, in my previous video I am already explain you about fundamental right and fundamental duty. In this video I am going to explain about the changes in constitution, law and dissent. Student, I want to explain you here the preparation of constitution. You have already know that our constitution is forged on 26 January 1950. So student, I am going to explain this in हिंदी. बता देना चाहता हूँ मैं कि अगर देखें तो इसमें our constitution was prepared by Constitution Assembly, which had represented from different communities. Constitution was brought into force on 26 January 1950. Since then, many things have changed. India, the Constitution too has adopted these changes. Result has amended the process whereby the changes can be brought about. The Constitution is mentioned in the Constitution itself. Changes in the Constitution are made through process called amendment. स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था और उसमें सभी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो इस तरह वो 26 जनवरी 1950 को जो है एडॉप्ट किया गया। और इसके बाद तब से देखा जाए तो काल बेस के अनुसार कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस होते हैं जो चेंज करने पड़ते हैं। तब तक बताया गया है कि बहुत सारे चेंजेस जो है इसमें किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का जो चेंज है उसके लिए पहले से ही वर्णित है। और इस तरह से जो चेंज होता है उसके फलस्वरूप जो है परिवर्तन किया जाता है। उसे जो है जो परिवर्तन किया जाता है वो एक विशेष प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। ये चेंज एक प्रोसेस के थ्रू होता है। और यही जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये चेंज किया जाता है, इस प्रोसेस से जो होकर के गुजरता है, इसी प्रोसेस को अमेंडमेंट कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें सब सारी चीज़ें वर्णित हैं। तो जब किसी भी रूल रेगुलेशन में चेंज करना पड़ता है तो जो प्रोसेस है उसमें वर्णित है, उसके तहत जो भी सुधार किया जाता है, जो भी परिवर्तन किया जाता है, उसी को अमेंडमेंट कहा जाता है। इस तरह से स्टूडेंट, अब आगे दिया है लॉ एंड डिसेंट। लॉ डिसेंट की बात किया है तो इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ लॉ एंड डिसेंट के बारे में कि जो भी इसमें है, जैसे दिया गया है कि मोस्टली लॉज आर गुड बिकॉज दे एम to welfare of the people.
welfare of the people through the legislature is elected by the people does not mean that law passed by it are in the interest of people. So there is always a spirit of dissent underlying bad law. During the British rule, several unjust laws were passed by the government. For example, Vernacular Act, Press Act. Vernacular Act tried to put restriction on the vernacular press एंड न्यूज़पेपर। स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो इसमें बताया गया है कि जो लॉ होते हैं मुख्य रूप से लोगों के कल्याण के लिए ही बनाए जाते हैं, और इस तरह जो भी रूल रेगुलेशन या लॉ जो भी बनाया जाता है वो जो लोगों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लोगों के जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, इस लेजिस्लेचर के थ्रू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी लॉ जो पास किए जाते हैं वो किसी भी सिंपल पीपल या ऑर्डिनरी पीपल के इंटरेस्ट में होते हैं। कभी कभी ये देखने को मिला है कि कुछ लॉ में जो है कहीं न कहीं क्या है, मतभेद होता है, और ये मुख्य रूप से जो बैड लॉ होते हैं जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है वो जो है उसी का विरोध या मतभेद उसी में होता है या उसी का विरोध किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत से ऐसे जो है विरोध, बहुत से ऐसे ब्रिटिश रूल के समय अनजस्ट लॉ बनाए गए थे, पास किए गए थे और गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बहुत सारे विरोध किया गया। जैसे दिया गया है कि वर्नाकुलर एक्ट पास किया गया था जिसके तहत जो है रिस्ट्रिक्शन किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, कि वर्नाकुलर एक्ट के तहत प्रेस पर और न्यूज़पेपर पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन निषेध कर दिया गया था। तो इस तरीके से कहा है कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि कॉमन पीपल के इंटरेस्ट को लेकर के नहीं होते, उसमें कई चीज़ों का मतभेद हो जाता है, विरोध होने लगता है। तो उसी तरीके का बताया। इसी तरह कहा है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश सिमिलरली द ब्रिटिश ऑर्डर इस्टेब्लिश मोनोपोली imposed on salt which was detected that the sale of production of salt by anyone but British government was criminal offence punishable by law. The burden of tax fell upon the poor people in order to violate the salt law. गांधी जी स्टार्टेड फेमस दांडी मार्च। स्टूडेंट्स में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश था उसका जो है एकाधिकार था पूरी तरीके से, तो उसने साल्ट लॉ बनाया था। साल्ट लॉ के तहत जो है उस पर साल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था, और यह टैक्स जो है वो साल्ट को बेचने को लेकर के, एक तरीके से देखें तो जो इसका प्रभाव है वो साधारण व्यक्तियों के ऊपर, पुअर पर्सन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके का जो इफ़ेक्ट पुअर पर्सन पर दिख रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया, इसके विरोध में जो है दांडी मार्च किया 1930 में, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के किनारे जाकर के नमक बनाया और नमक कानून को इस तरीके से उन्होंने तोड़ा। तो एक तरीके से इसी तरीके का जो एग्जाम्पल दिया गया है कि कई बार विरोध होते हैं और इस तरह विरोध
किया जाता है। तो इसी में बताया कि वहाँ इस तरह जो है स्ट्राइक किया गया, हड़ताल किए गए और इस तरह विरोध जो है वो जारी रहा, विरोध जारी रहा। और देखा गया कि जो विरोध किया गया, प्रदर्शन किए गए और इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया गांधी जी के द्वारा, और जिसमें कहा गया कि किसी भी तरीके से जो है लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट न करें। और इस तरह के से जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उनका परमिशन होता है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके का विरोध भी किया जाता है कुछ अनजस्ट लॉ को लेकर के। तो इस तरह से कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके का भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है। और यही कारण है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें अपोजिशन पार्टी बनाया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि गवर्नमेंट पार्टी के विरोध में होता है, विपक्ष में बैठता है। तो अपोजिशन पार्टी हमेशा जो है जो गवर्नमेंट पार्टी है उससे हमेशा क्वेश्चनिंग करता रहता है। इसी तरह से कई ऐसे रूल हैं बनाए गए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिया है कि एंटी लीकर कैंपेन चलाए जाते हैं जो कि अल्कोहल के कंजप्शन को लेकर के है, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। और लोग जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है इससे प्रभावित होता है। और ये जो लीकर है इस पर फालतू खर्च जाते हैं लोगों के लिए, जो है एक तरीके से क्या है एंटी सोशल एक्टिविटी के रूप में इसका विरोध किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि इस तरीके के जो है विरोध होते हैं एंटी लीकर को लेकर के, जैसा अभी पिछला दिया था साल्ट लॉ को लेकर के। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें दिया है कि अगर देखते हैं इन ऑर्डर टू कर्ब इट द गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूड प्रोहिबिटेशन लीकर पार्ट of directive principle of state policy. Some state like Gujarat imposed prohibition of liquor principle of state policy. Some state Gujarat have imposed the restriction on liquor. Their state however passing law necessarily means issue related। इस तरह मतलब बताया गया है कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं, जैसे गुजरात की बात किया है, और जो है अब देखें तो एक बिहार भी ऐसा राज्य है जहां लीकर को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, नियम बना करके उसको बैन कर दिया गया है। इस तरह से बताया है कि मीडिया के रोल को लेकर के भी बताया है कि जो मीडिया का रोल है वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पब्लिक कॉन्सेंस का जो है चेतना का कार्य करता है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अनजस्ट लॉ पास किए जाते हैं, जैसे डोरी सिस्टम हो गया, ऐसे अनटचेबिलिटी हो गया, इस तरीके के जो इल प्रैक्टिसेस हैं उनका जो है उनके प्रति मीडिया जो है कहीं न कहीं चेतना जागृत करती है। इस तरह हम देखें तो बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो कि इफ़ेक्टिव होते चले गए हैं। और इस तरह का है, फिर भी हमें क्या है एक आइडियल्स का फॉलो करना चाहिए, हमें एक ऐसा आदर्श फॉलो करना चाहिए जिसे हमें ये रियलाइज़ हो सके कि एक विज़न जो हमारा है वो एक स्ट्रांग विज़न हमको मिले, जिससे कि हमारा देश क्या है एक सशक्त, एक एकतापूर्ण अखंडता के साथ जो है एक यूनिट भारत बन सके, और जो कि सभी भारतीयों के मन में हृदय में ये जो है संकल्पना होनी चाहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मैं आपको अगले दिन इस चैप्टर का एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।